नमस्कार बच्चों, सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल दिव्यदृष्टि पाठशाला में। कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। पिछला क्लास जो है ये दे दिया गया है, आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्लास को फिर से देखिएगा। चलिए, तो थोड़ा सा उस पार्ट में बच गया था, उसको हम लोग पूरा करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। पूरा करने से पहले अगर हम लोग बात करें तो ये जो हम लोगों का चैप्टर था वो कौन था? साइंस का हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, और वो भी कौन सा चैप्टर? दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, है ना। उस चैप्टर का नाम क्या था? तो उस चैप्टर का नाम था हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। क्या नाम था? हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। उसमें लास्ट जो है हम लोग ये वाला क्वेश्चन को किए थे। क्वेश्चन क्या था कि 1 विलियन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है, तो विलयन की सांद्रता का परिकल्पना करें। इसको अच्छे से बता दिए हैं, एक बार आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है। अब आगे जो हम लोग करने वाले हैं वो आगे पढ़ने वाले हैं निलंबन। पहले ही क्लास में बता चुके थे कि निलंबन जो होता है वो विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल होता है ना। कौन सा मिश्रण का? विषमांगी मिश्रण का ये एग्जाम्पल होता है, ठीक है। विषमांगी मिश्रण का हम 2 एग्जाम्पल आप लोगों को दिए थे, एक निलंबन और दूसरा था कोलाइड। जिसमें से पहला जो है वो विलंबन हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो विलंबन जो है वो क्या है? तो समझिएगा यहाँ पे कि विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। यानी यहाँ पे समझिएगा कि एक कोई मान लीजिए कि ये घोल है, ठीक है। ये क्या है? घोल है। इसमें पानी भरा हुआ है इस ग्लास में, और इस ग्लास में हम क्या किए हैं? नमक या तो चीनी का हम मात्रा को मिला दिए हैं। अब इससे जो घोल तैयार हुआ है, ठीक है, इस घोल में क्या है ना कि विषमांगी घोल है। अब सबसे पहले तो चीनी और नमक का घोल रहेगा तो ये विषमांगी घोल होगा ही नहीं, ये तो सबसे पहले ही खत्म हो गया है ना। आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो कहता है कि दूसरा घोल अब हम लोग तैयार करते हैं। दूसरा घोल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक पानी लिए हुए हैं, ठीक है। इसमें पानी भरा हुआ है इस ग्लास में, और इसमें जो है बालू का कण हम मिला दे रहे हैं, ठीक है। क्या चीज का कण मिला रहे हैं? बालू का कण मिला दे रहे हैं। अब ये जो बालू का कण रहेगा इस पानी में किस अवस्था में रहेगा? ठोस रूप में वो रहेगा, और कैसा? परिक्षेपित रहेगा। मतलब वहां पे क्या है कि बालू अलग आपको दिखेगा, पानी अलग दिखेगा, है ना। तो वही कह रहा है कि एक ऐसा विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है वो क्या कहलाता है? वो निलंबन कहलाता है। अब यहां से एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो रेत या बालू मिट्टी का पानी हो सकता है, ठीक है। हम बालू को मिला सकते हैं, घोल बना सकते हैं पानी के साथ, या मिट्टी को पानी के साथ घोल बना सकते हैं, या फिर चॉक पाउडर का अगर हम घोल बनाएंगे तो वो सब जो है वो विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। जैसे पानी में तेल को हम मिक्स कर सकते हैं, तो ये सब क्या है? ये सब जो है निलंबन का गुण होगा। आगे अगर देखें तो इसका गुण जो है ना, ये समझना, ये 3 नंबर में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। 3 मार्क्स में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कह रहा है कि यह एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन कैसा है? तो यह एक विषमांगी मिश्रण है, जो कि हम लोग बार बार पढ़ते ही आ रहे हैं। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। अब देखो, याद करो विलियन वाला, विलियन का कण बहुत छोटा था, इतना छोटा था, इतना छोटा था कि वो आंखों से नहीं दिखाई देता था, ठीक है। यानी उसको देखने के लिए हमको सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी। लेकिन विलियन के कण से थोड़ा बड़ा जो कण होता है वो किसका होता है? निलंबन का होता है, ठीक है। इसीलिए क्या है कि उसको हम लोग आंख से बहुत अच्छे से देख सकते हैं। यानी कण का इसका क्या हो गया? आकार जो है ये बड़ा हो गया, ठीक है। यानी विलियन से बड़ा है कण, तो इसका दिख रहा है हमको। आगे कहता है कि इसकी क्या विशेषता है कि इसको छान कर भी हम अलग कर सकते हैं। जैसे समझना, मिट्टी और पानी का घोल है, ठीक है। अब इतना दूर तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। इसमें मिट्टी मिला दिए हैं, कुछ देर तक इसको क्या किए हैं? शांत छोड़ दिए हैं, ठीक है। इस पानी को, मिट्टी से मिला हुआ जो पानी है उसको शांत छोड़ दिए हैं। कुछ देर के बाद क्या होगा कि इतना दूर तक मान लो कि मिट्टी जो है ना मिला हुआ वो आके बैठ जाएगा तलछटी में, और इधर जो है स्वच्छ पानी के रूप में दिखेगा, ठीक है।
तो वही कह रहा है कि अगर हम छन्नी को लाएंगे और इसको अगर हम छानने का कोशिश करेंगे तो पानी जो है वो तो छना जाएगा, ठीक है, वैसे भी बैठ जाएगा, या तो फिर क्या है कि मिट्टी जो है वो छन्नी में आ जाएगा और पानी जो है अलग हो जाएगा। इसीलिए कहता है कि निलंबन जो है उसको छानकर अलग किया जा सकता है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि अस्थाई विलयन कण नीचे बैठ जाता है। अस्थाई विलयन जो होगा वो कण जो है नीचे बैठ जाता है, जैसे अभी दिखाएं कि मिट्टी का कण जो है वो क्या हुआ, अस्थाई रूप से नीचे ये बैठ गया। तो ये जो था ये 5 तुम्हारा क्या था, ये निलंबन का गुण था, ठीक है, ध्यान रखना इसको। अब आगे बढ़ेंगे तो अगला जो हम लोगों का है वो है कोलाइडल। कोलाइडल जो है समांगी और विषमांगी मिश्रण के बीच गुण रखने वाला एक मिश्रण है, जिसके कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोलाइडल कहते हैं। इसको समझने का प्रयास करना। तुमको हम क्या बताए हैं कि विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल कोलाइडल है, यही ना बताए थे। अब यहाँ पे देखो इसका जो नेचर होता है ना वो थोड़ा सा समांगी से भी मैच करता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि समांगी और विषमांगी मिश्रणों के बीच का जो गुण होता है ना तो ये समांगी ही होगा ना तो ये विषमांगी ही होगा, ठीक है, इसके बीच का गुण को ये ले लेता है, ठीक है, और ज्यादा झुकाव इसका विषमांगी की ओर रहता है, इसीलिए इसको एग्जाम्पल किसमें हम लोग देखते हैं, विषमांगी मिश्रण में। अब एक कोई विषमांगी मिश्रण है और उस मिश्रण में वो क्या है कि समान रूप से वो एक फैला हुआ है, ठीक है, और उसी को हम लोग कोलाइडल विलयन कहते हैं। कोलाइडल विलयन का 2 जो है एग्जाम्पल बहुत वीवीआई है, जिसको याद रखना है। सबसे पहले दूध को याद रखना है और रक्त यानी खून को याद रखना है, ठीक है, ये सब कोलाइडल विलयन का एग्जाम्पल होता है। समझ में आया? चलो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा तुम लोग को। चलो आगे बढ़ते हैं। कोलाइडल विलयन का गुण क्या है, ठीक है, क्योंकि गुण से क्वेश्चन पूछता है। तो कोलाइडल विलयन जो है ये समांगी मिश्रण की तरह दिखाई देता है, परंतु वास्तव में ये कैसा मिश्रण होता है, वास्तव में ये विषमांगी मिश्रण होता है। इसीलिए समांगी और विषमांगी के बीच का गुण जो है ये क्या कहलाता है, कोलाइडल विलयन कहलाता है। दूसरा है कण को नंगी आंखों से नहीं देख सकते, केवल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। मतलब सबसे बड़ा, अब यहां समझना, विलयन हो गया तुम्हारा, निलंबन हो गया तुम्हारा, और तीसरा कोलाइडल हो गया तुम्हारा, ठीक है। इन सब से अगर देखा जाए तो बड़ा कण जो होता है वो किसका होता है, निलंबन का सबसे बड़ा कण होता है, ठीक है। उसके बाद जो है छोटा कण जो है वो किसका होता है, तो विलयन का होता है, और उससे भी छोटा कण किसका होता है, कोलाइडल का होता है। इसीलिए विलयन में भी नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं हम लोग, और कोलाइडल में भी हम लोग नहीं देख सकते। यानी फर्स्ट नंबर में कण बड़ा होता है निलंबन का, सेकेंड नंबर में कोलाइडल का, और थर्ड नंबर में विलयन का कण बड़ा होता है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। छान कर पृथक इसको नहीं कर सकते, क्योंकि एक दूसरे में समान रूप से फैला होता है, ठीक है, इसीलिए आप छान के इसको अलग नहीं कर सकते हैं। और एक प्रकार का ये कैसा विलयन है कोलाइडल, तो ये अस्थाई विलयन है। क्यों स्थाई है, क्योंकि मान लीजिए ये घोल है, इसमें थोड़ा देर के लिए आप इसको छोड़ देंगे तो ये शांत जो है तली में आकर नहीं बैठ जाएगा इसका कण, ठीक है, इसीलिए ये अस्थाई विलयन होता है। ये अपारदर्शक होता है। अपारदर्शक मतलब ये जो विलयन होगा ना, इससे आप कुछ अगर देखना चाहेंगे तो आपको आर पार नहीं दिखेगा, ये अपारदर्शी है, ठीक है। चलिए अगला जो आपका मेन है ना वो है टिंडल प्रभाव। इसको समझिएगा, टिंडल प्रभाव जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग समझने का इसको प्रयास करते हैं, टिंडल प्रभाव है क्या। तो सबसे पहले एक जो है ना हम लोग प्रैक्टिकल इसमें देख लेते हैं। टिंडल प्रभाव में हम 3 ग्लास लेते हैं, ठीक है। ये कांच का बर्तन है। किस चीज का बर्तन है, कांच का बर्तन है, ठीक है। एक में हम कॉपर सल्फेट को ले रहे हैं, ध्यान देना, कॉपर सल्फेट इतना दूर तक जो है तीनों में हम पानी भर दिए, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है। और यहाँ पे इसमें कॉपर सल्फेट ले लिए यानी CuSO4, ठीक है। दूसरे में हम 1 चम्मच आटा मिला दिए,
ठीक है, और तीसरे में हम दूध मिला दिए, ठीक है, यानी 3 बर्तन लिए हैं। एक जो है कॉपर सल्फेट पानी में मिला हुआ है, एक में आटा मिला हुआ है और एक में दूध मिला हुआ है, ठीक है। अब देखो कॉपर सल्फेट जो होता है इसका रंग जो होता है ये ब्लू कलर का होता है। कैसा कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है, ठीक है। अब इसको हम क्या है कि अच्छे से हम इसको मिक्स कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? हम इसको अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? अच्छे से जो हम इसको है ना मिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है। अब मिक्स करने के बाद ये जो विलियन आपका तैयार हुआ, इस विलियन में आप जो है ना कुछ चीजें को अगर देखना चाहेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। क्यों? मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ हम चीज रखे हुए हैं, वस्तु रखे हुए हैं और हम इस विलियन से देखना चाहते हैं तो इस विलियन में नहीं दिखेगा आपको। क्यों नहीं दिखेगा? तो कह रहा है कि कण का साइज जो है बहुत छोटा है। अगर हम इस पर लाइट भी मारे ना तब भी वे क्या है कि लाइट जो है वो बिखर ही नहीं पाता है। लाइट हम मार रहे हैं इस विलियन में लेकिन लाइट जो है वो बिखर नहीं पा रहा है। मतलब क्या है कि यहाँ पे प्रकीर्णन होता ही नहीं है। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? फैलना, ठीक है। यहाँ पे फैल ही नहीं पा रहा है लाइट, तो फिर आर पार दिखेगा कैसे, ठीक है। दूसरा जो है वो आपका है आटा वाला विलियन, ठीक है। आटा वाला विलियन जो होता है वो अगर देखा जाए इसमें तो एक जो है ना इसमें लाइट अगर हम यहाँ पे इसमें प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि थोड़ा जो है ना रास्ता दिखाई देगा प्रकाश का। क्या होगा? थोड़ा रास्ता इसमें प्रकाश का दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसका कण जो होता है पहले ही बता चुके हैं, इसका कण बड़ा होता है, ठीक है। बड़ा होता है, लाइट मारते हैं तो लाइट अपना रास्ता से निकल जाता है। इसका सबसे बड़ा पहचान है आपका ये निलंबन है, ठीक है। और ये क्यों पहचान हम पा रहे हैं कि निलंबन है? तो थोड़ी देर के बाद जो है इसका विलियन जो है वो तली में बैठ जाएगा। इसकी सबसे बड़ी पहचान है। या तो आप छानेंगे तो छन्नी में जो है इसका कुछ कण जो है वो आ जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिएगा आटा वाला जो पानी है ना उसको अगर हम छानेंगे तो आटा जो है वो छन्नी में आ जाएगा, पानी नीचे गिर जाएगा। आने क्या है कि एक दूसरा कण जो हम मिलाए हैं वो छन्नी में छना जा रहा है। तो इसका दूसरा सबसे बड़ा पहचान है, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करेंगे तो तीसरा में जो दूध मिला हुआ है ये पूरा साफ नहीं दिखेगा। अगर इस पर हम लाइट को मारेंगे ना तो ये पूरा साफ नहीं दिखेगा, हल्का दिखेगा, क्योंकि विलियन से कण इसका बड़ा है लेकिन निलंबन से छोटा है, ठीक है। इसीलिए इसमें भी नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे बात आता है कि हम लोग इसको प्रैक्टिकल क्यों किए? तो टिंडल प्रभाव के लिए किए। टिंडल प्रभाव का मतलब ही होता है कि कोलाइडी कण द्वारा प्रकाश की किरण का फैलना जो है ये क्या कहलाता है? ये टिंडल प्रभाव कहलाता है। क्योंकि टिंडल प्रभाव में क्या होता है कि अगर रास्ता प्रकाश को मिल जा रहा है, यानी अपना जो प्रकाश आ रहा है ना वो अगर चारों तरफ फैल जा रहा है, ठीक है, तो वो टिंडल प्रभाव है। नहीं फैल पा रहा है वो टिंडल प्रभाव उसमें शो नहीं कर रहा है। तो सबसे बड़ा इसमें कुछ दिखा ही नहीं, हम टॉर्च बदले कुछ मारे कॉपर सल्फेट वाला में। मतलब ये जो विलियन है ना, विलियन में टिंडल प्रभाव नहीं शो करता है। दूसरा क्या है? दूसरा आपका निलंबन था। निलंबन का कण बड़ा होता है, मतलब प्रकाश मारे, प्रकाश अपना रास्ता से होकर गुजर गया, इसमें टिंडल प्रभाव दिखता है। और कोलाइडल जो है जिसमें हम लोग क्या किए थे? दूध को मिक्स किए थे पानी में, उसमें क्या है कि हल्का सा वो आपको टिंडल प्रभाव दिखेगा, ठीक है। कितना टिंडल प्रभाव दिखेगा? हल्का सा दिखेगा, ठीक है, ज्यादा नहीं। तो यहां से पूछता है इनमें कौन सा है जिसमें टिंडल प्रभाव शो करता है? तो विलियन में शो नहीं करता है आपका, जो है किसमें शो करता है? आपका निलंबन में शो करता है, ठीक है। कोलाइडल में हल्का फुल्का दिखेगा। मतलब यहाँ पे क्या होता है टिंडल प्रभाव में? समझो कि प्रकाश जो होता है ना, ये प्रकाश मान लो जा रहा है तो इसको जो है आगे का रास्ता दिखने लगता है, ठीक है। आगे का रास्ता देखकर ये जो जा रहा है ना, इसी से क्या है कि किरण जो है वो आसपास फैलेगा। इसी फैलने की घटना की, प्रकाश की घटना को हम लोग टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। अब टिंडल प्रभाव का खोज कौन किया था? तो टिंडल नाम के एक वैज्ञानिक थे जिसने टिंडल प्रभाव को खोजा था। इसी के कारण इस प्रभाव का नाम टिंडल प्रभाव दिखा रहा, ठीक है। चलिए, आई होप यहां तक समझ में आया होगा।
अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो क्या है, सबसे VVI ये है, ठीक है, ध्यान रखना, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है झारखंड एग्जाम में। मिश्रण को पृथक करने की विधि। अगर मान लो कि हम मिश्रण ही पढ़े हैं, है ना, अब एक दूसरे के साथ मिक्स है ये, तो हम इसको अलग कैसे करेंगे, ये बात हम लोगों को यहाँ पे देखना है। तो मिश्रण को अलग करने की जनरली जो विधि है वो 7-8 विधि है, जो कि आपके सामने रखा हुआ है। जैसे वाष्पीकरण विधि है, अपकेंद्रीकरण है, पृथक्करण है, क्रोमेटोग्राफी है, ऊर्ध्वपातन विधि है, आसवन विधि है, क्रिस्टलीकरण विधि है। इसमें बस हम लोगों को थोड़ा सा अच्छे से एग्जाम्पल को जानना है, ठीक है, किस चीज को जानना है, एग्जाम्पल को। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला कौन सी विधि है, पहला विधि है हम लोगों का वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या है, तो वाष्पीकरण जो है ये वाष्प बनने की प्रक्रिया जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्प बनने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है, वाष्पीकरण कहा जाता है। चलो एक चीज यहां पे हो गया हम लोग का। अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है समझना। इसमें एक क्या होता है कि इस टाइप का एक यंत्र होता है, कह सकते हैं, ठीक है, यंत्र नहीं होता है, ठीक है, एक बीकर होता है, ठीक है। अब बीकर को क्या है कि हम लोग जो है ना, ये मान लो कि स्टोव है, ठीक है, इस पर एक बीकर हम लोग कांच का ग्लास को चढ़ा दिए और इसका जो है ना मुंह को हम लोग कांच ग्लास से ढक दिए, ठीक है। जब ढक दिए तो इसमें जो हम लोग मिलाए हैं, इसमें रंग मिला हुआ क्या है, पानी है, रंग मिला पानी है, रंग मिला क्या है, इसमें पानी है, जिसको हम स्टोव के ऊपर चढ़ा दिए हैं गर्म होने के लिए। जब ये गर्म होगा ना तो क्या होगा कि बीकर से जो पानी है ना वो वाष्पित होके उड़ जाएगा, और जो ये वाच ग्लास है ना, इस वाच ग्लास में क्या बच जाएगा, इस वाच ग्लास में रंग बच जाएगा। अब बताओ, यहां रंग मिला हुआ, रंग और पानी दोनों मिला हुआ था मिश्रण में, पानी जो है वाष्प बनकर उड़ गया, रंग सिर्फ बच गया, तो ये अलग हो गया ना। तो वही जो है यहां से तुमसे पूछेगा कि वाष्पीकरण विधि से किसको अलग किया जाता है। तो ध्यान रखना, इसका एग्जाम्पल बस यही इंपॉर्टेंट है कि रंग वाले घटक जो होते हैं को अलग करना, ये क्या काम करेगा, वाष्पीकरण से रंग वाले घटक जो है उसको अलग करेगा। जैसे, ठीक है, काले रंग की स्याही को अलग करना, जैसे क्या हो जाएगा, काला रंग का स्याही लगा हुआ है, ठीक है, उसको अलग करना, रंग की स्याही को अलग करना। ये किससे हम लोग कर सकते हैं, तुमसे पूछेगा काला रंग की स्याही को किस विधि से अलग कर सकते हैं, तो वाष्पीकरण से कर सकते हैं, बस इतने ही ध्यान देना है, ठीक है। अगला है अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण की अगर हम लोग बात करेंगे तो अपकेंद्रीकरण में क्या होता है समझना, कि एक मान लो कि इस तरह का क्या है कि एक ग्लास है, ठीक है, उसमें हम क्या लिए हैं, दूध ले लिए हैं मान लो, ठीक है। अब ये जो है ना 3 भाग में ये आएगा, ये क्या है 3 भाग में जाके बैठेगा। बहुत हल्का कण जो एकदम रहेगा ये ऊपर आ जाएगा, भारी कण जो रहेगा वो क्या है कि नीचे आ जाएगा, और इस स्थिति में जो है ना थोड़ा जो हल्का कण रहेगा वो आके बैठेगा, ठीक है, हल्का कण आके बैठेगा, ऊपर जो है बहुत हल्का कण जाके बैठेगा। अब देखो इसमें क्या होता है कि एक परखनली हम लोग ले लिए, उसमें क्रीम वाला दूध ले लिए, ठीक है, इसको 2 मिनट तक जो है अपकेंद्री यंत्र जो होता है उससे हम हाथ से हिलाए, अपकेंद्री यंत्र जो है हाथ भी हो सकता है, ठीक है, उसको हम हिलाएं। बहुत देर जब देखते हैं तो वो क्या होता है, एक ऐसा स्थिति आता है कि बहुत हल्का कण जो है वो ऊपर की ओर चला जाता है, ठीक है, और भारी कण जो है वो नीचे बैठ जाता है। यानी क्या है कि ये जो मक्खन है ना, वो मक्खन जो है वो क्या हो रहा है, दूध का ऊपर जाके बैठ जा रहा है, और उसको हम लोग अच्छे से हाथ से निकाल ले रहे हैं। तो यही अपकेंद्री विधि का एग्जाम्पल आपसे पूछेगा कि अपकेंद्रीकरण से हम लोग क्या चीज को अलग कर सकते हैं। तो दूध से क्रीम जो हम लोग निकालते हैं ना, दूध से क्रीम को अलग करना कौन सी विधि से करेंगे, तो अपकेंद्रीकरण विधि से करेंगे। बस यही सबको याद रखना है। उसी तरह हम लोग तीसरा पृथक्करण की अगर बात करेंगे ना,
तो पृथक्करण कीप से क्या होता है, दो अघुलनशील, दो क्या होता है, अघुलनशील, दो कोई अघुलनशील पदार्थ है ना, उसके मिश्रण को अलग ये करेगा, क्या करेगा, उसके मिश्रण को अलग करेगा, मतलब जो घुला हुआ नहीं है, ठीक है। जो दो पदार्थ जैसे पानी और रेत हो गया, ठीक है, इस दोनों जो है वो क्या है कि एक दूसरे से क्या है, अघुलनशील है, मतलब घुला हुआ नहीं है। तो वैसे चीजों को अलग करने के लिए पृथक्करण कीप आता है, जिसमें हम लोग छान के क्या करते हैं, उसको कुछ देर तक उसको शांत बैठने छोड़ देते हैं और फिर छान कर अलग कर देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे पृथक्करण कीप से हम लोग किस चीज को अलग करते हैं, दो अघुलनशील द्रव्य के मिश्रण को हम लोग अलग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा क्या हो जाएगा, याद रखना, तेल और जल, ठीक है, तेल और जल को अगर हम लोग मिलाएंगे क्या वो घुलेगा, नहीं। तो तेल और जल के अघुलनशील जो मिश्रण है ना, अघुलनशील मिश्रण को अलग करते हैं, मिश्रण को क्या करते हैं हम लोग, अलग करते हैं। किससे करते हैं, तो पृथक्करण कीप से करते हैं, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल याद रखना, धातु शोधन। धातु शोधन क्या होता है, जहां पे धातु का शुद्धिकरण होता है जिस फैक्ट्री में, ठीक है। तो धातु शोधन के दौरान जो है लोहा को अलग करना, क्योंकि देखो धातु में मान लो कि कुछ मिक्स होगा, ठीक है, अवांछित पदार्थ, तो उसको वहां पे जो अलग किया जाता है ना, वो पृथक्करण कीप से ही किया जाता है। धातु शोधन के दौरान लोहे को अलग करना, किसको अलग करना, लोहे को अलग करना, ये क्या हो गया, ये पृथक्करण कीप के द्वारा किया जाता है। ये दो एग्जाम्पल को याद रखना, तेल और जल के अघुलनशील मिश्रण को अलग करना, दूसरा धातु शोधन के दौरान लोहे को अलग करना। अगला है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की अगर हम लोग बात करें ना, तो कह रहा है कि इसमें क्या होता है, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें है ना, इसका उपयोग ही समझ लेना, इसका तीन उपयोग मेन है, ठीक है। डाई में रंग को अलग करना, डाई में रंगों को क्या करना, पृथक करना, एकदम डायरेक्ट पूछेगा इसीलिए इसको याद रखना, ठीक है, पृथक करना। प्राकृतिक रंग जो होता है दूसरा हो जाएगा, दूसरा यहां लिखते रहे, ठीक है। प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को अलग करना, किस चीज को, पिगमेंट जो होता है उसको अलग करना, पिगमेंट को अलग करना। तीसरा अगर हम लोग बात करें तो इसका तीसरा क्या हो जाएगा, तो क्रोमेटोग्राफी का तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा रक्त से नशीले पदार्थ को अलग करना। रक्त से यानी खून से क्या करना, नशीला जो पदार्थ है उसको अलग करना, नशीला पदार्थ को अलग करना, ठीक है। तो इसका तीन एग्जाम्पल है, इसको याद रखना। अगला है तुम लोगों का ऊर्ध्वपातन विधि, ठीक है। तो ऊर्ध्वपातन विधि में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि पदार्थ का हम लोग तीन अवस्था देखे, ठीक है। उस अवस्था में ऊर्ध्वपातन विधि में क्या होता है कि ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। यानी बीच में द्रव अवस्था आना चाहिए, लेकिन द्रव अवस्था यहाँ पे नहीं आता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन करते हैं। अब ऊर्ध्वपातन में होता क्या है कि ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल अगर हम लोग सबसे पहले देखेंगे तो कपूर को हम लोग ऊर्ध्वपातन विधि से अलग करते हैं। नेप्थेलीन जो है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, ऊर्ध्वपातन विधि से अलग करते हैं। अगर हम लोग देखें नमक और अमोनियम क्लोराइड को, नमक एवं अमोनियम क्लोराइड NaCl को हम लोग किस विधि से अलग करते हैं, तो ऊर्ध्वपातन से करते हैं। अब देखो यहाँ पे होता क्या है ऊर्ध्वपातन में कि एक मान लो कि कोई बीकर है, ठीक है, इसमें हम क्या ले लिए हैं, इसमें हम नमक ले लिए हैं, ठीक है, और क्या लिए हैं, अमोनियम क्लोराइड लिए हैं, ठीक है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ये दोनों को हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक है। गर्म करने पर क्या होगा कि ये जो अमोनियम क्लोराइड का ये जो कण है ना, ये ऊष्मा जैसे ही इसको मिलेगा ये सीधे जो है गैस के रूप में जो है बाहर निकल जाएगा।
गैस के रूप में जब बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, इस बीकर में नमक बचेगा। यानी नमक और क्या चीज को, अमोनियम क्लोराइड को हम लोग अलग कर दिए। किस विधि से, तो ऊर्ध्वापातन विधि से। उसी तरह कपूर है, नेप्थेलीन है, ये सब खाली एग्जाम्पल याद रखना। उसी तरह आसवन विधि की अगर हम लोग बात करें तो आसवन विधि में क्या कहता है, आसवन विधि में कहता है कि घुलनशील द्रव्य के मिश्रण को अलग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो घुलनशील द्रव्य होगा, ठीक है, घुलनशील द्रव्य का मिश्रण को अलग करेगा, मिश्रण को क्या करेगा, अलग करेगा। इसमें किसमें, आसवन विधि में। जैसे क्या हो जाएगा, जल और एसीटोन का मिश्रण, जल एवं किसका मिश्रण, एसीटोन का मिश्रण, इसको अलग किया जाता है, किससे, आसवन विधि से किया जाता है। अगला है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण में क्या होता है वो समझना यहाँ पे, कि किसी मिश्रण है, ठीक है, कोई मिश्रण है मान लो यहाँ पे, उस मिश्रण से अशुद्धि जो है उसको दूर करने के लिए हम लोग जो है ना क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। और इससे जो है किस चीज का अलग किया जाता है वो समझना, कि समुद्री जल जो है, ठीक है, याद रखना समुद्र के जल जो है वो क्या होता है, खारा होता है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो क्यों खारा होता है, क्योंकि वहां पे नमक होता है। अब समुद्री जल द्वारा नमक को प्राप्त करना, नमक को प्राप्त करने की विधि जो है वो क्या कहलाती है, क्रिस्टलीकरण। यानी समुद्र के जल से हम लोग अगर नमक प्राप्त करना है तो किस विधि का प्रयोग करेंगे, क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग करेंगे। बस इतने याद रखना। तो ये जो था तुम्हारा, ये मेन विधि था, साथ इसको देख लेना, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है झारखंड एग्जाम में, ठीक है, एकेडमिक एग्जाम में। अगला जो टॉपिक है वो हम लोगों का है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, है ना। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में हम लोग क्या देख सकते हैं, तो यहां पे समझने का प्रयास करना कि भौतिक परिवर्तन के आधार पर पदार्थ को दो भाग में बांटा गया है। किसके आधार पर, परिवर्तन के आधार पर। और वही पहला है तुम्हारा भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। अब देखो भौतिक परिवर्तन में होता क्या है और रासायनिक परिवर्तन में होता क्या है। तो कहता है कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण हो जाता है, परंतु पदार्थ के संघटक तथा रासायनिक प्रकृति में कोई भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है, इसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे जल में नमक का घुलना, बल्ब जलना, मोम का पिघलना आदि, यहाँ समझना। चलिए, तो यहाँ पे क्या था, भौतिक परिवर्तन में समझिएगा इसको, कि रासायनिक प्रकृति में इसका कोई चेंजिंग नहीं होता है, ना ही पदार्थ का कोई घटक होता है जो इसमें चेंज होता है। भौतिक परिवर्तन में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, भौतिक अवस्था में इसकी परिवर्तन हो जाती है। जैसे जल का नमक में घुलना, मान लीजिए कि ये जल और नमक का कोई क्या है कि घोल है, ठीक है, हम इसको क्या कर सकते हैं, अभी आपको बताए ना, क्रिस्टल बना के भी तो इसको अलग कर सकते हैं। मान लीजिए कि इसको जो है यहाँ पे हम उष्मा दिए, उष्मा देने के बाद क्या हो जाएगा, जल जो है वो अलग हो जाएगा, वाष्प बन के चला जाएगा और नमक जो है इस पे बीकर में रखा हुआ रह जाएगा। इसका मतलब क्या है, ना नमक का कोई प्रकृति चेंज हुआ, ना पानी का कोई प्रकृति चेंज हुआ, ठीक है। यानी हम जिस चीज को फिर से वापस ला सकते हैं उसी को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। जैसे बल्ब का जलना, बल्ब जल रहा है, ठीक है, और वो फिर बाद में क्या होगा, फिर से बंद होगा, फिर से जलेगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। मोम का पिघलना, मोम जो है वो पिघल गया, फिर से उसको हम लोग मोम बना सकते हैं। यानी जो है ना, जिसको हम एक बार के बाद दूसरे बार फिर उसी फॉर्म में हम ला सकते हैं, उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। अब रासायनिक परिवर्तन की बात करेंगे तो नाम ही है रासायनिक परिवर्तन। इसमें क्या होगा, पदार्थ का जो है ना रासायनिक परिवर्तन सब चेंज हो जाएगा, रासायनिक जो भी इसके घटक है सारे चीज चेंज हो जाएगा, इसीलिए इसको रासायनिक परिवर्तन कहता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहा जो जंग लग गया, क्या उसको आप वापस नया लोहा ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। दूध से दही का बनना, ठीक है, दूध से क्या बनना, दही बनना। जब दूध से दही बन जाएगा, क्या आप उसको वापस दही से दूध ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। मतलब एक बार कोई अभिक्रिया हो जाने के बाद उसको आप फिर से उसी रूप में नहीं ला सकते हैं, वो रासायनिक परिवर्तन है, और जिसको ला सकते हैं वो भौतिक परिवर्तन है। बस इतने समझिए। जैसे कार्बन जलकर कार्बन का डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है, क्या आप उसको फिर से कार्बन ला सकते हैं, बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं।
तो ये आपका परिवर्तन के आधार पर था। अब आगे जो हम लोगों को देखना है वो है तत्व का वर्गीकरण। तो तत्व का वर्गीकरण की अगर हम लोग बात करें तो तत्व को, क्योंकि हम पहले ही देख चुके थे, क्या देख चुके थे कि शुद्ध पदार्थ को तत्व और यौगिक दो रूपों में बांटा गया था, ठीक है। उसी में से दोनों रूप को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो तत्व को सबसे पहले देखा जाए तो 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, धातु में, अधातु में और उपधातु में, ठीक है। अब यहां से एक एक करके समझते हैं कि धातु क्या है, ठीक है। तो धातु की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी विशेषता जो है ना, या गुण जो है, ये पूछता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। धातु का गुण क्या है? तो धातु का गुण क्या हो सकता है? सबसे पहला गुण है कि धातु जो होती है वो कठोर होती है। कैसे होती है? ये कठोर होती है। सिर्फ किसको छोड़कर? पारा को छोड़कर। पारा जो है एक धातु है, इसको अच्छे से समझ के लिखना, ठीक है। हम क्या बताएं कि धातु जो होता है वो कठोर होता है, इसका गुण है, लेकिन पारा को छोड़कर। पारा जो है एक प्रकार का धातु है, लेकिन ये क्या है कि ये जो है ना द्रव्य अवस्था में होता है। पारा किस अवस्था में होता है? द्रव्य अवस्था में। अब द्रव्य अवस्था में है तो वो कठोर हो सकता है? नहीं ना। तो वही कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि कौन सा धातु है जो कमरा में द्रव्य अवस्था में होता है, तो कौन सा धातु होगा? वो पारा होगा, ठीक है। और धातु का गुण क्या होगा कि वो कठोर होती है। दूसरा गुण हो जाएगा धातु का कि धातु जो होता है वो चमकीला होता है। धातु कैसा होता है? चमकीला होता है। जैसे सोना है, चांदी है, देखती हो कैसा चमकता है वो। तो ये क्या होता है कि धातु जो होता है वो चमकदार होता है। तीसरा हम लोग क्या गुण लिख सकते हैं? तो तीसरा गुण धातु का लिख सकते हैं कि इसमें तन्यता होती है। यानी धातु में क्या होता है? तन्यता का गुण पाया जाता है। अब तन्यता क्या है भाई? तन्यता का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तन्यता का गुण जो है वो पाया जाता है। किसमें? धातु में। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा तन्यता का सोना। कभी गौर की है? 1 ग्राम सोना है, ठीक है, उससे इतना मतलब पीट पीट के उसको जो है एक तार के रूप में लंबा कर दिया जाता है ना, कि उससे जो है एक चेन को बना दिया जाता है आभूषण के रूप में। तो उसमें क्या है कि तन्यता का मतलब होता है कि खींचने पर तार के रूप में वो अगर व्यक्त किया जा सकता है, एकदम पतला रूप में जितना वो जा सकता है तो वो तुम्हारा तन्यता हुआ, ठीक है। तो तन्यता का ही एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो सोना है। सोना को 1 ग्राम सोना से ही अगर देखा जाए ना तो 1 किलोमीटर का तार तैयार किया जा सकता है। तो तीसरा गुण हो गया। चौथा गुण क्या हो जाएगा धातु का? तो चौथा गुण धातु का होगा कि इसमें जो है ना आघात वर्ध्यता होती है। समझना क्या होता है? आघात वर्ध्यता का गुण होता है। 2 गुण इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एक तन्यता, एक आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता क्या है कि मान लो कि कोई धातु है, उसको जो है ना हथौड़ा का इस पर अगर हम लोग मार करें यानी पीटे इसको, तो बहुत पतले चादर के रूप में हम इसको ढाल सकते हैं। इसी गुण को कहा जाता है आघात वर्ध्यता। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा तुम्हारा लोहा, ठीक है। आगे कह रहा है कि ये ताप और विद्युत का सुचालक होता है। जितने भी धातु होगा ना, ताप का और विद्युत दोनों का क्या होगा? सुचालक होगा। ये बहुत वीवीआई है, याद रखना। धातु जो होगा वो क्या होगा? ताप और विद्युत का सुचालक होगा, ठीक है। धातु का अगला गुण क्या होगा कि इससे जो है आवाज निकलती है, ठीक है। अगर आप क्या होगा, लोहा को अगर किसी चीज से पिटिएगा टन टनाटन आवाज निकलेगा, ठीक है। तो ये धातु का गुण है कि उससे जो है साउंड भी उत्पन्न होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के रूप में क्या है? तांबा है, लोहा है, चांदी है, सोना है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, आयरन है, जितना आप दे सकते हो। तो ये धातु का गुण जो 5 बताया उसको ध्यान रखिएगा। उसी तरह अधातु है, ठीक है। तो धातु जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो वहां पे क्या लिखे थे? धातु में कठोर होता है, ये भंगुर होता है। भंगुर का मतलब क्या है कि तुरंत टूट जाता है, भंगुर होता है। वहां पे ताप और विद्युत का सुचालक था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ताप और विद्युत का धातु जो होगा वो कुचालक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुचालक हो जाएगा। इसमें क्या तीसरा गुण हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसमें जो है, इसमें मतलब किसमें? अधातु में तन्यता
और आधात वर्ध्यता जो है, ठीक है, आधात वर्ध्यता, इसका गुण जो है नहीं पाया जाता है इसमें, ठीक है। आगे अगर बढ़े हम लोग तो क्या कह रहा है कि ये जो है मुलायम प्रकृति के होते हैं, अधातु जो होता है वो मुलायम होता है, ठीक है। लेकिन यहां भी एक अपवाद को याद रखना, ब्रोमीन पूछेगा कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में रहता है कमरे का ताप पर, ठीक है। तो पहले हम बताएं कि कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, तो पारा, और कौन सा अधातु है जो कमरे के द्रव अवस्था में होता है, तो ब्रोमीन हो जाएगा उसका, ठीक है, ध्यान रखना। ग्रेफाइट जो है वो क्या है, ग्रेफाइट की अगर हम लोग बात करें ना तो कह रहा है कि ये भी जो है ये क्या है, मुलायम होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होगा, तो ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, ठीक है, हीरा हो जाएगा, ये सब क्या है, ये सब अधातु है, ठीक है। सल्फर हो गया, तो ये सब याद रखना है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। उपधातु कहता है कि कुछ तत्व जो होता है वो धातु और अधातु दोनों के बीच के गुण को दर्शाता है, ठीक है, जिसको हम लोग उपधातु कहते हैं। बस इसमें याद रखना ये 3 एग्जाम्पल को, ठीक है, 3 से ज्यादा एग्जाम्पल नहीं देता है। तो उपधातु में क्या होता है कि ये जो है धातु और अधातु दोनों का इसमें गुण पाया जाता है। उसका एग्जाम्पल क्या है, तो बोरॉन है, सिलिकन है, जर्मोनियम है, ठीक है। ये 3 चीज को जरूर याद रखना, जर्मेनियम को, सिलिकन को, बोरॉन को। एग्जाम्पल में अगर देता है एग्जाम में तो यही सब देता है। चलो तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग का लास्ट बच गया है वो है यौगिक, ठीक है, क्योंकि हम लोग शुद्ध पदार्थ की शुद्धता पर अगर हम लोग बांटे थे पदार्थ को तो 2 ही भाग में बांटे थे, एक तत्व था और एक यौगिक था, ठीक है। चलो आगे हम लोग अगर बढ़ेंगे तो क्या कह रहा है उसको समझो। यौगिक क्या होता है, कह रहा है कि वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों का नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है वो यौगिक कहलाता है। यहाँ पे समझना, हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। जैसे जल, जल जो है ये क्या है कि 2 प्रकार के तत्व से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। देखो यहाँ कह रहा है कि वह पदार्थ, ये हाइड्रोजन और जो तुम्हारा ऑक्सीजन है ये क्या है, ये पदार्थ है ना। अब कह रहा है कि ये 2 या 2 से अधिक तत्व, अब यही पदार्थ से आगे हम लोग जब बढ़े तो क्या है कि विभाजित होते होते तत्व और यौगिक में आकर बैठता है। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक तत्व जो है ना उसका नियत अनुपात रहेगा। ये तत्व 1 हो गया, 1 2 हो गया, ठीक है। इसका एक फिक्स अमाउंट रहेगा। फिक्स अमाउंट क्या है कि हम लोग जो है जल का सूत्र लिखते हैं H2O, मतलब हाइड्रोजन 2 रहेगा और ऑक्सीजन 1 रहेगा। ये नियत अनुपात हुआ, यानी 2:1 का रेशियो में ये मिला हुआ है। इसी को रासायनिक तौर पर अगर मिल जाएगा तो हम लोग यौगिक कहते हैं, ठीक है। तो यौगिक जो है वो कहता है कि 2 या 2 से अधिक तत्व मिले रहेंगे यौगिक में, लेकिन क्या रहेगा, एक फिक्स मात्रा रहेगी वहां पे कि इतना इस चीज का मिलेगा और इतना जो है इस तत्व का मिलन होगा और दोनों मिलकर एक जो है नया तत्व को बनाएंगे, ठीक है। वही कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों का नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है यौगिक कहलाता है। जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, जल हो गया आदि, ठीक है। तो ये जो तुम लोगों का था ये पदार्थ की शुद्धता जो था उसको हम लोग देख लिए। इसमें कुछ क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को हम करवा देंगे, ठीक है, दूसरे क्लास में। लेकिन एक इसको देख लेना, तुम लोग का बुक में खुद दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि तत्व या यौगिक के केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है वो समझना, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि मिश्रण और यौगिक के बारे में अंतर तुमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यौगिक में क्या हो रहा है कि तत्व क्रिया करेगा और नया यौगिक को निर्माण करेगा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया, जल बना दिया, तो नया यौगिक बन गया। दूसरा कह रहा है मिश्रण में कि नए पदार्थ का संघटक सदैव जो है वो अस्थाई होता है। नया पदार्थ जो बना वो अस्थाई रूप में रहेगा। हाइड्रोजन अगर 2 है तो 2 ही रहेगा, ऑक्सीजन अगर 1 है तो 1 ही रहेगा। तीसरा कह रहा है कि नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से अलग होते हैं। नया पदार्थ देखो यहाँ हाइड्रोजन प्लस क्या मिला था, ऑक्सीजन मिला था, लेकिन यहाँ पे H2O ये एकदम बिल्कुल ही इससे अलग हो गया, क्योंकि ये हाइड्रोजन अलग था, ऑक्सीजन अलग था, लेकिन कंबाइन होके दोनों क्या हो गया, अलग एक गुण अपना दिखा रहा है।
चौथा कह रहा है घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है। अब ये जो आपका जल बन गया, ये जो घटक है इसको रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया से ही हम अलग कर सकते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है। ठीक है, उसी तरह मिश्रण की अगर हम लोग बात करेंगे तो मिश्रण कहता है कि तत्व या यौगिक का मिश्रण होता है। पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि मिश्रण क्या है, तत्व और यौगिक का मिश्रण होता है, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करता। लेकिन यहाँ पे नया यौगिक कोई निर्माण नहीं होगा, जबकि यहाँ नया यौगिक का निर्माण होता है। मिश्रण का संघटक परिवर्तनीय होता है। यहाँ पे संघटक जो बन गया मिश्रण का वो एकदम अस्थायी रहेगा, लेकिन मिश्रण में क्या है, बदलते रहेगा ये चीज को। ठीक है, मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है। ठीक है, वो क्या करता है कि मिश्रण जो है, जो भी उसमें उपस्थित है उस गुण को आपको दिखाएगा कि इसमें चीनी का ही मिश्रण था और पानी का, तो चीनी और पानी का ही मिश्रण है, लेकिन इसमें पूरी तरह से अलग हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग था, एक जगह कंबाइन होकर अलग गुण बना दिया वो। ठीक है, तो कहता है घटकों को यहाँ भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है, यानी मिश्रण को भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है और यौगिक को रासायनिक या फिर वैद्युत रासायनिक विधि से हम लोग अलग कर सकते हैं। तो ये चैप्टर जो था यहाँ पे आप लोगों का खत्म हो गया। ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया, मेरा काम खत्म हो गया। तुम लोग का काम क्या रहा कि वीडियो को जाके देखना है, गूगल यहाँ पे यूट्यूब में जाना है, वहाँ पे सर्च मारना है दिव्य दृष्टि। क्या मारना है, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, याद रहेगा ना, पाठशाला, हिंदी में लिखा हुआ है पाठशाला। ठीक है, और वो जो दिव्य दृष्टि लिखा हुआ है ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको वहाँ पे सर्च मारना, वहाँ पे जब आएगा ना तो तुमको स्कूल का लोगो वहाँ पे नहीं लिखा हुआ ही सिर्फ मिलेगा, दिव्य दृष्टि पाठशाला। ठीक है, उसको वहाँ पे सब्सक्राइब करना है, एक इस तरह का घंटी आएगा उसको क्लिक कर देना है, ताकि जब भी नया वीडियो दिया जाएगा तो तुम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना है। क्यों करना है, क्योंकि देखो तुम लोग के लिए हम एक नया चैनल बनाए हैं, जिस चैनल में एक बार हम किसी बच्चे को बोले थे कि उसमें हम कुछ वीडियो डालेंगे ताकि बच्चा को हमको पढ़ाने में सुविधा होगा, तो उसने क्या कर दिया, कुछ दिन के बाद मना कर दिया कि मैम इसको छोड़ दीजिए, हम इसमें अपने पढ़ाएंगे, उसको छोड़ दिए। ठीक है, इसीलिए नया चैनल बनाए हैं। अब इसमें क्या होगा तुम्हारा कि इस नया चैनल में जो है ना, ये तुमको क्या करना होगा कि कम से कम 1000 जो है सब्सक्राइबर सबसे पहले पूरा होना चाहिए, तभी ये वीडियो हमको बनाने देगा, वरना हमको वीडियो ये बनाने नहीं देगा। बस 5 वीडियो ट्रायल के रूप में ये दिया है। ठीक है, इसीलिए कोशिश करना कि जल्दी से जल्दी इसको 1000 सब्सक्राइब पूरा करने का प्रयास करना। ठीक है, बस तुम लोग का इतना ही है। चलो अगले क्लास में देखते हैं, अगर हो जाएगा तो फिर उसको हम लोग करते रहेंगे। इसमें कुछ टर्म कंडीशन बहुत सारा यूट्यूब में रहता है। ठीक है, यूट्यूब आसान नहीं है। ठीक है, 3 अगर हम लोग देखें 3 महीना के अंदर अगर आप जो है ना 300 अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, ठीक है, 300 नहीं 400 सब्सक्राइबर हो गया है, तो आपको वहाँ पे जो है 15 वीडियो से 20 वीडियो अपलोड करने का ये कर देता है समय। तो कम से कम जो है ना अभी 400 सब्सक्राइबर तक पूरा हो, ताकि जो है हम लोग इसको अच्छे से लेके चढ़ सके। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा इसी में दे देंगे, दिन भर घर में काम करते रहना, सुनते रहना, आराम से सब याद हो जाएगा। ठीक है।